बायोलॉजी के सिलसिले की 12वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम हेरिडिटी के टॉपिक पर बात करेंगे। हेरिडिटी में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये दो इकसाम की होती हैं। एक डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहा जाता है, और दूसरी रिबो न्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए कहा जाता है। डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर की तरफ होती है और इसके अंदर जेनेरिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस के बाहर की साइड पे होती हैं और इसके ज़रिए जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो है ये नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा ये आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करती है। जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो है ये डीएनए से आरएनए की तरफ जाती है और वहाँ से प्रोटीन्स की तरफ जाती है। अब नाइट्रोजोनियस बेसिस जो हैं जिनसे ये डीएनए और आरएनए वगैरह बनती हैं, जो इनका मेन स्ट्रक्चर जिनसे बनता है ये नाइट्रोजोनियस बेस होती है। ये दो इकसाम की होती हैं, एक प्योरिन्स कहलाती है और दूसरी पायरिमिडिन्स कहलाती है। प्योरिन्स जो है इसमें नाइट्रोजन के दो पेयर्स होते हैं। इसमें एडेनिन और ग्वानिन होती है, जबकि पायरिमिडिन्स के अंदर नाइट्रोजन का एक ही पेयर होता है और इसमें थायमिन, यूरेसिल और साइटोडिन होती हैं। अब डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होती है, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और यूरेसिल होती है। यानी कि डीएनए और आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन और थायमिन जो है ये कॉमन होती है, जबकि जो चौथा एलिमेंट है वो डीएनए के अंदर साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर ये यूरेसिल होता है। अब इनके साथ शुगर मॉलिक्यूल अटैच होती है, वो इनकी मज़ीद फॉर्म्स बनाती हैं। शुगर के अलावा फॉस्फेट भी अटैच हो सकती है। तो जब ये एडेनिन के साथ शुगर मॉलिक्यूल अटैच होती है तो एडोनिसिन कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है जो इस फिगर में नज़र आ रहा है। इसमें जो नाइट्रोजनियस बेस की जो नाइट्रोजन का इनकी नाइट्रोजन की 9th पोजीशन होती है, यहीं से ही शुगर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो सकती है और इसके अलावा बाकी और किसी पोजीशन के ऊपर शुगर अटैच नहीं हो सकती। इसलिए एक ही शुगर मॉलिक्यूल जो है ये इनके साथ अटैच हो सकती है। तो जब ये एडेनिसन एडेनिन के साथ शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगी तो ये एडोनिसिन कहलाएगी। जब ग्वानिन के साथ अटैच होगी तो ये इस स्ट्रक्चर के अंदर होगी और ग्वानोसिन कहलाएगी। थायमिन के साथ शुगर अटैच होगी तो थायमिडिन कहलाएगी। साइटोसिन के साथ होगी तो साइटोडिन कहलाएगी और यूरेसिल के साथ होगी तो यूरेडिन कहलाएगी। अब शुगर के साथ फिर फॉस्फेट भी अटैच हो सकती है, लेकिन फॉस्फेट जो है ये डायरेक्टली न्यूक्लियर बेस के साथ यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन वगैरह के साथ ये अटैच नहीं हो सकती। जो इनके साथ शुगर अटैच हो गई है फॉस्फेट उन्हीं के साथ ही अटैच हो सकती है। तो ये फॉस्फेट जब ये शुगर मॉलिक्यूल ऑफ एडेनोसिन के साथ ये अटैच होगी तो एडेनिलेट कहलाएगी, या इसका दूसरा नाम एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट या शॉर्ट फॉर्म में इसको ANP कहा जा सकता है। इसी तरह से जब फॉस्फेट शुगर मॉलिक्यूल ऑफ ग्वानोसिन के साथ अटैच होगी तो ये गाइनिलेट कहलाएगी या ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट होगी। इसी तरह से फॉस्फेट अगर थाइमिडिन के साथ अटैच होगी तो थाइमिडिलेट कहलाएगी। जब साइटिडिन के साथ होगी तो साइटिडिलेट कहलाएगी, और जब ये यूरिडिन के साथ अटैच होगी तो यूरिडिलेट कहलाएगी। ये इस फिगर में बताया जा रहा है कि एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट का क्या स्ट्रक्चर होगा। ये नाइट्रोजनियस बेस के साथ इधर शुगर अटैच हुई है और उसके साथ फिर आगे फॉस्फेट भी अटैच हो सकती है। अब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं। ये यहाँ पे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है कि इसमें पेयर्स की शक्ल में एक चेन की शक्ल में ये चल रही होती हैं। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि साइटोडिन और ग्वानिन का एक पेयर बना हुआ है, आगे चल के एडेनिन और थायमिन का पेयर बना हुआ है। ये सब बेस पेयर कहलाते हैं और ये चेन की शक्ल में चल रही होती हैं, जो जिस तरह से इस फिगर में नज़र आ रहा है। इसी तरह आरएनए के अंदर ये न्यूक्लियस के बाहर की साइड पे होती है, तो इसमें ये पेयर्स की शक्ल में नहीं होती हैं। ये तमाम चीज़ें इंडिविजुअल शक्ल के अंदर ये मौजूद होती हैं। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह जो है ये इंडिविजुअल यहाँ पे विदाउट पेयर होती है आरएनए के अंदर।
एक ख़ास चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि पेंटोस शुगर और 5 कार्बन एटम शुगर ऑफ आरएनए जो है, इसका फार्मूला C5H10O5 होगा, जबकि पेंटोस शुगर ऑफ डीएनए यानी डीएनए के अंदर जो शुगर अटैच होगी उसका फार्मूला C5H10O4 होगा। इस तरह से जो डीएनए के अंदर जो शुगर अटैच होगी उसमें एक ऑक्सीजन एटम कम होगा बनिस्बत जो आरएनए के अंदर है। अब म्यूटेशंस के ऊपर बात करते हैं। म्यूटेशंस जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आमतौर पे जो ख़ानदानी करीबी अजीज़ होते हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस यानी उनकी जो शक्ल शबाहत में भी, और जो उनकी जो डीएनए होता है उसके अंदर भी मामूली सा फ़र्क होता है। तो ये म्यूटेशंस कहलाती है। जिस तरह से पेरेंट्स का डीएनए यहाँ पे दिखाया गया है और डीएनए विद म्यूटेशंस जो है इसमें थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क जो है वो यहाँ पे इस फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है। अब मेंडलिज्म के ऊपर बात करते हैं। मेंडल जो था ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था जो जिसने इसके ऊपर तहकीक की कि पेरेंट्स की खसूसियात या उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उनके चिल्ड्रंस के अंदर किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती हैं और इसकी क्या वजह होती है कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अपने पेरेंट्स से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो इसके ऊपर उसने तहकीक की और जो उसने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो एक साइंटिफिक जर्नल में 1866 में उसने पब्लिश की, जो कि बाद में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाया है। इसके मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गिमेट्स है और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गिमेट्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स की खसूसियात हैं या उनकी क्वालिटीज़ या उनकी जो बीमारियां वगैरह हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में मुमकिन है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनी क्वालिटीज़ या खसूसियात जो है वो माँ और बाप में चार बच्चे जो हैं वो चारों अपने बाप के ऊपर गए, लेकिन उनकी जो फिर अगली नस्ल होगी उनमें से किसी के अंदर उनके माँ की यानी उनकी दादी या नानी की खसूसियात जो हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ज़ाहिर हो सकती है। यानी कि इन्होंने ये दिखाया कि फ़र्स्ट जनरेशन जो है वो सारी माँ और बाप में से किसी एक के ऊपर गई है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन होगी उसमें से हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो अपनी नानी या दादी की खसूसियात जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएँ। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसमें यह दिखाया जा रहा है कि अगर 3 बच्चे बाप पे गए हैं तो एक बच्चा हो सकता है माँ पे भी चला जाए। ये जो जीन्स होती हैं ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होती है, जिसमें टॉलनेस या डोमिनेंट वगैरह जो है ये खसूसियात माँ और बाप की बच्चों के अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। फिज़िकल अपीयरेंस जो है ये फिनोटाइप कहलाती है और जो जेनेरिक मेकअप जो है ये जीनोटाइप कहलाती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स एक जो है वो सेक्स पेयर कहलाता है, जबकि जो बाकी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। अब जो वुमेन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों जो है वो शेप के अंदर, साइज़ के अंदर सिमिलर होते हैं, जबकि जो मर्द का जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम उसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो एक्स कहलाता है और जो छोटा हिस्सा होता है क्रोमोसोम्स का वो वाई कहलाता है। तो इस तरह से जब लड़की अगर पैदा होती है इनकी तो ये एक सेक्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो अपनी माँ से लेगी, दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो अपने बाप का अगर उसने एक्स क्रोमोसोम दिया तो वो लड़की पैदा होगी, और अगर उसने अपनी एक एक्स क्रोमोसोम अपनी माँ का लिया है लेकिन बाप की तरफ से उसने वाई क्रोमोसोम लिया तो वो फिर लड़का पैदा होगा, उसका एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो औलाद है उसकी अंदर सेक्स की ट्रांसफ़र होती है।
तो ये चांस पे होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो माँ का है वो बाप के एक्स क्रोमोसोम से मिले तो लड़की पैदा होगी, और एक्स क्रोमोसोम जो माँ का है वो बाप के वाई क्रोमोसोम के साथ अगर मिल जाए तो ये लड़का पैदा होगा। इसी तरह से ये अगर लड़का या लड़की जो भी हो वो अपनी माँ का पहला एक्स क्रोमोसोम लेते हैं तो वो उनकी खसूसियात, उनकी शक्लें वगैरह जो है अपनी माँ से मिलती हैं। और अगर वो माँ का सेकंड एक्स क्रोमोसोम लेते हैं और बाप का फर्स्ट एक्स या वाई क्रोमोसोम लेते हैं तो ये अपनी फिर उनकी शक्लें भी और उनकी खसूसियात जो है वो अपनी बाप से मिलती हैं। अब सेक्स लिंकेज यानी जो जिस तरह से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये बताया गया था कि जो माँ और बाप की खसूसियात हैं वो हो सकता है कि बच्चे सारे अपनी खसूसियात जो है अपने बाप से लें, लेकिन कुछ अपनी माँ से भी ले सकते हैं। जिस तरह से एक मर्द और औरत की शादी हुई, इनमें से एक के अंदर डिजीज़ प्रेजेंट है और दूसरे के अंदर डिजीज़ नहीं है, तो उनके बच्चों में से कुछ बच्चों में जो है वो डिज़ीज़ एब्सेंट होगा, यानी कि वो अपनी माँ से खसूसियात उनके अंदर ट्रांसफ़र होंगी। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो बाप से खसूसियात लेंगे तो वो डिज़ीज़ उनके अंदर प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर किसी ने अपनी माँ की खसूसियात ली हैं तो उनके अंदर भी एक एक्स या वाई क्रोमोसोम जो है वो अपनी बाप की तरफ से होगा। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन में उसकी खसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पे ये दिखाया गया है कि माँ और बाप में से एक के अंदर डिज़ीज़ एब्सेंट है लेकिन दूसरे के अंदर डिज़ीज़ प्रेजेंट है, तो ये जो उनकी औलाद हुई इसमें में भी डिज़ीज़ एब्सेंट ही है, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर हो सकता है कि किसी एक के अंदर वो डिज़ीज़ वगैरह जो है वो ज़ाहिर हो जाए जो उसकी नानी और दादी के अंदर होगी। तो ये सेक्स लिंकेज जो है इस तरीके से बयान की गई है। अब आगे हेरिडिटी डिज़ीज़ के अंदर देखते हैं, यानी कि जो डिज़ीज़ हेरिडिटी के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं। इनमें एक डायबिटीज़ है जो शुगर की बीमारी होती है, ये भी बच्चों में माँ बाप की तरफ से ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरी हीमोफीलिया जो कि ब्लड की एक बीमारी होती है, ये भी ट्रांसफ़र हो सकती है। और तीसरी सिकल सेल एनीमिया की बीमारी जो है ये भी ब्लड की ही एक बीमारी है, ये भी पेरेंट्स के ज़रिए से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। अब ब्लड ग्रुप की यदि बात करते हैं, ब्लड ग्रुप जो है ये 4 इकसाम की होती हैं, ओ ग्रुप, ए और बी और ए बी ग्रुप। तो इनमें ये दो चीज़ों से मिलकर ये बनती है, एक एंटीजेंस कहलाती है, दूसरी एंटीबॉडीज़ कहलाती है। एंटीजेंस जो है ये खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं एंटीजेंस, जबकि एंटीबॉडीज़ जो है ये ब्लड सेल का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसके अंदर ये मौजूद होती है एंटीबॉडीज़। अब टू टाइप ऑफ एंटीजेंस होती हैं, एक एंटीजन ए होती है और एक एंटीजन बी होती है, जबकि दो टाइप की ही एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, वो भी एंटीबॉडी ए होगी या एंटीबॉडी बी होगी। तो एंटीजेंस जो है डोनर ब्लड का वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है देन एंटीबॉडीज़, यानी कि एंटीजेंस जो है वो उसको पहले कंसिडर किया जाता है जब ब्लड ट्रांसफ़र होता है किसी को। ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी होती है और एंटीबॉडी ए होती है। ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होती हैं और लेकिन इनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, जबकि ग्रुप ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होती जबकि दोनों एंटीबॉडीज़ ए और बी मौजूद होती हैं। अब यहाँ इस फिगर में ये दिखाया जा रहा है कि जो ब्लड डोनर जो है किस ब्लड का ग्रुप जो है वो डोनर जो है वो ब्लड देगा, तो कौन उसका रिसिपेंट जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसमें ए ओ नेगेटिव जो है
ये किसी भी बंदे को लगाया जा सकता है, भले उसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो। लेकिन जब इसको ज़रूरत होगी ओ नेगेटिव वाले को, तो उसको सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ब्लड जो है वो लगाया जा सकता है। इस तरह से ओ पॉजिटिव वाला जो है वो सारे पॉजिटिव वालों को ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। लेकिन जब इसको ज़रूरत होगी ओ पॉजिटिव को, तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से या ओ पॉजिटिव से ही ब्लड ले सकते हैं। इसी तरह से ए नेगेटिव जो है, ये ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, और ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन जब इसको ज़रूरत होगी तो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से और ए नेगेटिव से ले सकता है ब्लड। इसी तरह ए पॉजिटिव वाला जो है, ये सिर्फ ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, और ये ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। तो ये इस तरीके से ये पूरी डिटेल इस चार्ट के अंदर दिखाई जा रही है। अब ट्विंस के ऊपर बात करते हैं कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी शक्लें आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती होती हैं, और उनके अंदर कोई पहचान नहीं कर सकता कि ये कौन सा बंदा है, पहला या दूसरा है। जबकि ख़ास सूरतों में ये भी होता है कि एक लड़का पैदा होता है और एक लड़की पैदा हो जाए, लेकिन होते वो भी जुड़वा ही हैं। उनकी शक्लों में इतनी शबाहत नहीं होती, उनकी पहचान भी इजीली कर सकते हैं ये कि ये कौन सा बंदा है। लेकिन तो इसकी जो वजूहत होती हैं वो ये कि एक दो स्पर्म्स जो हैं, ये दो मुख्तलिफ एग्स के अंदर जाते हैं, तो ये उनकी सेक्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और उनकी शक्लों में भी थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकता है। जबकि दो स्पर्म्स जब एक ही अंडे के अंदर घुसते हैं तो वो फिर आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। उनकी सेक्स भी एक ही होगी, यानी कि दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, और उनके अंदर फिर कोई पहचान नहीं कर सकता कि ये उनकी शक्लें इस हद तक आपस में मिलती हैं कि उनकी पहचान नहीं हो सकती कि ये पहला बंदा है या दूसरा बंदा है। यहाँ पे अपनी इस वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।